नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 20 जनवरी 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। दोस्तों काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में, जैसे कि मध्य प्रदेश शासन के किस मंत्री को दोस्तों श्री राघव रत्न अलंकरण से अलंकृत किया गया है। इसके साथ साथ कुछ अन्य और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि कुछ विभाग हैं जिनका मर्ज कर दिया गया है, जिनको सेपरेट भी बनाया गया है। तो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, विगत दिनों में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी और उसमें लगातार काफी सारे डिसीजन लिए गए थे, जैसे कि एक मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी है जिसका नाम राजा शंकर शाह रखा जाएगा। तो वह मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम चेंज किया जाएगा, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आज की 20 जनवरी 2021 की वीडियो में 2022 की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों पूरे मध्य प्रदेश का 2021 का पूरे साल का करंट अफेयर अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप पिन मैसेज के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको वहीं पर मिलेंगे मध्य प्रदेश के पूरे मुख्य अवार्ड जो कि दिए गए हैं, वह सभी के सभी अवार्ड भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का करंट अफेयर सेशन। मध्य प्रदेश शासन के किस मंत्री को श्री राघव रत्न अलंकरण से अलंकृत किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को, कृषि मंत्री को या फिर राजस्व मंत्री को। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, कृषि मंत्री दोस्तों श्री पटेल हैं, इनको किया गया है दोस्तों श्री राघव रत्न अलंकरण से पुरस्कृत किया गया है। गृह मंत्री कौन है? नरोत्तम मिश्रा है। साथ ही साथ जेल मंत्री भी यही है और विधि मंत्री भी यही है और संसदीय कार्य मंत्री भी यही है। मुख्यमंत्री के पास जनसंपर्क मंत्रालय है। इसके साथ ही साथ में ऐसे अन्य विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, जिसके अंतर्गत नर्मदा विकास प्राधिकरण के भी अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होते हैं। कृषि मंत्री जो कि मैंने आपको बता ही दिया है, और राजस्व मंत्री है माननीय गोविंद सिंह, और इसके साथ साथ में यह दोस्तों राजस्व मंत्री के साथ साथ परिवहन मंत्री भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि मंत्री श्री पटेल श्री राघव रत्न अलंकरण से अलंकृत किया गया है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल को श्री राघव रत्न अलंकरण से अलंकृत किया गया है। मंगलवार को जबलपुर में यह सम्मान पूज्य जगतगुरु सुखानंद स्वामी राघव देवाचार्य महाराज ने प्रदान कर मंत्री श्री पटेल को सम्मानित किया। कृषि मंत्री श्री पटेल को उत्कृष्ट समाज सेवा के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ राजनेता श्री पी, यह सब लोग इतने जो मौजूद थे, हमें ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें केवल इतना देखना है कि किसे श्री राघव रत्न अलंकरण से सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। संरक्षित वन क्षेत्रों से ग्रामों के पुनर्वास के लिए अब प्रति परिवार मुआवजा 10 से बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया? दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए वन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, कभी भी याद रखिए दोस्तों। एक होता है संरक्षित, फिर एक होता है आरक्षित, तो आपको याद रखना है। और संरक्षित आरक्षित इस तरीके के जो वन होते हैं इनको डिवाइड किया जाता है दोस्तों। और संरक्षित जो वन होते हैं उनमें जो कोई निवास करते हैं लोग, उनको जब प्रतिस्थापित किया जाता है तो उन्हें मुआवजा प्रारंभ में 10 लाख रुपए दिया जाता था, परंतु अब उसको बढ़ा दिया गया है। तो कितना बढ़ाया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है आपका 15 लाख रुपए, 13 लाख रुपए, 33 लाख रुपए या फिर 11 लाख रुपए। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 15 लाख रुपए दोस्तों इसका मुआवजा बढ़ा दिया गया है। तो प्रारंभ में कितना होता था? 10 लाख रुपए होता था। तो यह आपको याद रखना है। देखते हैं हम लोग क्या है पूरी न्यूज। संरक्षित वन क्षेत्रों से ग्रामों के पुनर्वास के लिए अब प्रति परिवार मुआवजा 10 से बढ़ाकर 15 लाख हुआ। मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, चर्चा हुई है दोस्तों वनों की। तो वनों से इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट आपको बता देता हूं दोस्तों। पूरे भारत में सबसे अधिक वन हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, यह सभी को मालूम है। उसमें भी दोस्तों सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मिश्रित वन पाए जाते हैं। कभी भी याद रखिए किस तरीके के वन सबसे अधिक हैं। लगभग 58% मध्य प्रदेश के वन क्या है? मिश्रित वन है। इसके बाद सेकंड सबसे अधिक वन किस वृक्ष के आते हैं दोस्तों? सबसे अधिक आते हैं आपके सागौन के। और सागौन में भी दोस्तों आपका जो होशंगाबाद की जो बोरी घाटी है उसके आसपास जो है वह सबसे अधिक फेमस सागौन के वन कहलाते हैं। स्पेशली यहां पर सागौन के वन पाए जाते हैं। सागौन कितने प्रतिशत है? लगभग दोस्तों 20% है। अगर आप अभी जो मध्य प्रदेश वन विभाग की वेबसाइट पर जाएंगे आपको वहां पर लगभग 20% इसका परसेंट मिलेगा। इतना ही इसका परसेंट रहता है, लगभग 20 से 19। इसके पिछले वर्षों में आप देखेंगे 19% के समथिंग था और अब यह 20% के समथिंग आ चुका है। इसके बाद आप आएंगे तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों साल। याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और यह मध्य प्रदेश में 4% क्षेत्र पर यह विस्तृत है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ वनोपज है मध्य प्रदेश की, जैसे कि तेंदुपत्ता काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। सागर, जबलपुर, दमोह, यह पूरा का पूरा जो रीजन है, यह पूरा का पूरा एरिया तेंदुपत्ता के लिए फेमस है। और तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? मध्य प्रदेश में 1964 में कर दिया गया था। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा दोस्तों लाख भी एक वनोपाद है और इसका जो सरकारी कारखाना है वह उमरिया में है, तो इसको भी आपको याद
रखना है। लाख का सरकारी कारखाना कहां पर है? उमरिया में है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे रिगार्डिंग वन विभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मंत्रिपरिषद द्वारा किस एयरपोर्ट के निर्माण हेतु भूमि आवंटित कर दी गई है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में एक और एयरपोर्ट निर्माण होने वाला है और उसके लिए भूमि आवंटित भी कर दी गई है मंत्रिपरिषद द्वारा। तो वह कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है जबलपुर एयरपोर्ट, ग्वालियर एयरपोर्ट, इंदौर एयरपोर्ट या फिर भोपाल एयरपोर्ट। इसका राइट आंसर है आपका दोस्तों ग्वालियर एयरपोर्ट। मंत्रिपरिषद द्वारा दोस्तों ग्वालियर एयरपोर्ट के निर्माण हेतु भूमि आवंटित कर दी गई है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। किलों का रत्न दोस्तों ग्वालियर का जो किला है उसे जिब्राल्टर कहा जाता है। ग्वालियर में दोस्तों आपके तोमर वंश ने भी शासन किया था। ग्वालियर का जो ग्वालिया वाली पहाड़ियां हैं उसके नाम पर दोस्तों इसका नाम ग्वालियर पड़ा था। और दोस्तों 1810 में इसे सिंधिया वंश की राजधानी बनाया था दौलत राव सिंधिया ने, याद रखिए। और लोकेंद्र सिंह जाट से दोस्तों इसे लोकेंद्र सिंह जाट से जीता गया था। किसके द्वारा दोस्तों? जो आपके महद जी सिंधिया थे सिंधिया वंश के, तो उनके द्वारा जो लोकेंद्र सिंह जाट था उससे जो किला था इसको छीना गया था। तो इसको भी याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में दोस्तों ग्वालियर में एक व्यापारिक मेला लगता है जो कि सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कहलाता है। तानसेन की जो कब्र है वह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कब्र है और वो की कहां पर है? ग्वालियर में है। तानसेन महोत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है दोस्तों? 1980 से इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसको भी याद रखना है। कालिदास का भी इसी समय से और शिखर सम्मान भी 1980 से ही मध्य प्रदेश में सुचारू रूप से चल रहा है। तो इसको आपको याद रखना है। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी हमारे बीच में कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, जब माननीय केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी वहां पर जो सम्मान चल रहा था या जो मैंने आपको बताया तानसेन समारोह चल रहा था, उस दौरान जब वह मीट हुई थी उनकी, वहां पर वह लोग मिले थे, तो उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह कहा गया था कि सिंधिया वंश द्वारा ही 1938 में तानसेन समारोह का शुरुआत की गई थी। तो इसको भी पॉइंट को आपको याद रखना है। परंतु ऑफिशियल डाटा क्या है दोस्तों? 1980। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो सिंधिया वंश द्वारा तानसेन सम्मान कब से शुरू किया गया था, तो आपको आंसर देना है 1938। और यह जानकारी दोस्तों आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। हर बुक में केवल और केवल आपको इतनी जानकारी दी गई होगी कि 1980 में तानसेन समारोह की शुरुआत हुई थी। तो आपको इसको याद रखना है, डीपली तरीके से आपको याद रखना है, नहीं भूलना है। और बाकी जो ऑफिशियल है उसको आपको याद रखना है, ये 1980। अगर आपसे स्पेशल पूछा जाता है कि सिंधिया वंश द्वारा कब शुरुआत की गई थी तानसेन समारोह की, तब आप 1938 इसका आंसर देंगे। तो चलिए देखते हैं, एयरपोर्ट विस्तार के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है। मंत्रिपरिषद ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ग्वालियर को एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए ग्राम लोहारपुर, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर में स्थित रकबा, यह पूरा पूरा हमें इतना ध्यान नहीं देना, हमें केवल याद रखना है कि ग्वालियर में जो भूमि है वह आवंटित कर दी गई है। इसी के साथ आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में 1948 में शुरुआत हुई थी दोस्तों जो हवाई यात्रा है उसकी। कब हुई थी? 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 26 जुलाई को। कब हुई थी? 26 जुलाई को इसकी शुरुआत हुई थी। 1949 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब से किस विश्वविद्यालय का नाम होगा राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय। आपका ऑप्शन नंबर 1 है सागर विश्वविद्यालय, जबलपुर विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय या फिर इंदौर विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर है छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम होगा दोस्तों शंकर शाह विश्वविद्यालय। और इनका दोस्तों शंकर शाह और रघुनाथ शाह का दोस्तों कहां पर बनाया जा रहा है? पूरा का पूरा स्मारक, पूरा का पूरा संग्रहालय जबलपुर में। तो याद रखिए यह वीर क्रांतिकारी थे, शहीद हुए थे 1857 की क्रांति में। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और काफी कुछ इनका डेडिकेशन था हमारे स्वतंत्रता, प्रथम जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें। दोस्तों 1857 की क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश में सबसे पहले कहां से हुई थी? नीमच से हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश में कहां से हुई थी? विदिशा से हुई थी। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में जो महू जो सेंट्रल था जो आर्मी का, वहां पर दोस्तों डूरंड नामक व्यक्ति क्या था? गवर्नर था। किसका? आपका जो अंग्रेजी गवर्नर था उस समय डूरंड नाम का, उसी ने दोस्तों जो महू शिफ्ट करने के बारे में कहा था, जो सरकारी खजाना था। तो इसको भी आपको याद रखना है। मधुकर साहब भी दोस्तों 1857 की क्रांति में शहीद हुई थे और इनका फांसी कहां पर दी गई थी? सागर जेल में दी गई थी और वहीं पर इनका क्या है? इनका समाधि भी है। तो आपको याद रखना है। अब यह जो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय है इसका नाम परिवर्तित कर राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय किए जाना प्रस्तावित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1547 करोड़ रुपए से कितने चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 6 महाविद्यालय, 7, 8 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 6 महाविद्यालयों को दोस्तों 547 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। और इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि हमारा जो बजट है मध्य प्रदेश का उसमें 9 चिकित्सा महाविद्यालयों की बात की गई थी। यू शुड रिमेंबर हाउ मेनी चिकित्सा महाविद्यालय? देयर इज ओनली 9 मेडिकल कॉलेज। तो हमारे बजट में प्रावधान इनका किया गया था। तो इसको आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ जो सीएम राइज स्कूल है उनकी भी बात की गई थी। तो इसको भी आपको याद रखना है। सीधा 9000 करोड़ रुपए के ऊपर का आवंटन इसके लिए किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं
1547 करोड़ रुपए 6 चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण को मंजूरी, मंत्रिपरिषद की बैठक में डिसीजन लिया गया है। इसमें कौन कौन से विद्यालय हैं दोस्तों? इसमें मंडला, सिंगरौली, श्योपुर, राजगढ़, नीमच, मंदसौर के नवीन चिकित्सा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। किसको कितनी राशि आवंटित की गई है, यहां पर मैंने नीचे पूरा विवरण दिया है, अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमेंट स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित होगा, इसका फुल फॉर्म क्या है? आपको ऑप्शन नंबर 1 है सीमेंट औद्योगिक इकाई, राज्य शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, राज्य शैक्षणिक संस्थान, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, राज्य शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान इसका नाम है। किसका नाम है? सीमेंट का फुल फॉर्म यही है, राज्य शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। चलिए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। सीमेंट स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित हो गई, मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश राज्य शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेंट को वर्तमान में प्रशासन अकादमी से पृथक कर एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित किया जाएगा। आज का आपका क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद ने विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या किया गया है? आपका सेकंड है, घरेलू हिंसा की पीड़ितों के लिए सहायता योजना को मंजूरी, इसके अंतर्गत कितने का प्रावधान किया गया है? तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।